नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। एलजेपी में चल रहा घमासान अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बंगले का बादशाह कौन होगा, बंगले पर कब्जा किसका होगा। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उससे साफ लग रहा है कि चिराग पासवान के हाथ से बाजी निकल चुकी है और अब पूरी तरह से एलजेपी पशुपति पारस के कब्जे में आ गई है। क्योंकि कल तक जो चिराग पासवान पटना में एलजेपी दफ्तर में बैठकर बात कर रहे थे, अब अचानक से वहां पर यहां तक की हो गया था कि एलजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो पशुपति पारस की तस्वीर पर कालिख पोत रहे थे पटना दफ्तर में। लेकिन अचानक से तस्वीर बदली और पशुपति पारस जैसे ही पहुंचे पटना, उनका जोरदार स्वागत हुआ। वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय में पहुंचकर मीडिया से बात भी उन्होंने की। कहा कि कल अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा और तय हो जाएगा कि आखिर पार्टी किसकी होगी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने जो कुछ कहा उसके बाद यह भी साफ हो गया कि चिराग पासवान अभी भी एलजेपी पर अपना दांव छोड़ने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर्वे सर्वा मैं हूं, मैं ही तय करूंगा कि कौन बनेगा संसदीय दल का नेता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, इसलिए इतनी आसानी से मैं भी सरेंडर करने वाला नहीं हूं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, अकेले दम पर लड़कर दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत कुछ अभी घमासान चल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बंगले में जारी है घमासान। चिराग ने तोड़ी चुप्पी, चाचा के खिलाफ खोला मोर्चा, खुद को बताया एलजेपी का वारिस। एलजेपी का बिग बॉस कौन है, इसको लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में घमासान जारी है। दोनों खेमों के बीच चल रहे घमासान को लेकर चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें एलजेपी के राष्ट्रीय पद से कोई नहीं हटा सकता। पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। संविधान क्या कहेगा, हमारे पास में उतनी ताकत रहेगी, हमारे पास उतना बहुमत रहेगा तब न होगा। तो जो बहुमत है, अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ? कोई संविधान में लिखा हुआ क्या? ये 100% गैर कानूनी है। चिराग ने कहा है कि उन्होंने अंत समय तक पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। 99% वर्षकर का जो सम्मान नहीं करके और अकेले चुनाव में चले गए। पार्टी विरोधी काम वो किया, हम लोगों ने पार्टी विरोधी काम नहीं किए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर एलजेपी के चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि पार्टी ने यह सर्वसम्मति से फैसला लिया और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। फिर कौन सी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कौन सी परिस्थिति आ गई? इसका जवाब देगा चिराग पासवान, दे हमको कि 99% वर्कर गठबंधन के पक्ष में था और अकेले अब तानाशाही व्यवस्था करके चुनाव लड़े। चाचा से चल रही सियासी लड़ाई को लेकर उन्होंने फिल्मी अंदाज में चाचा को चेतावनी दी कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। बहुमत है, अब जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 में 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले पड़ गए। तो ये वो 5 सांसद को अकेले पार्टी से निकाल दिए।
चिराग पासवान ने एलजेपी में घमासान के लिए जेडीयू पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। उधर चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंजूरी के बगैर संसदीय दल का नेता नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पशुपति पारस संसदीय दल के नेता नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने एलजेपी के 5 बागी सांसदों को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने निकाले जाने की भी जानकारी दी। चिराग ने कहा कि लोकसभा स्पीकर 13 जून को दिए गए अपने फैसले को रिव्यू कर नया फैसला जारी करें। बंगले पर कब्जे की लड़ाई अब कानूनी और संवैधानिक चौखट पर लड़ने की तैयारी हो चुकी है। मतलब साफ है, फिलहाल ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल हमारे साथ जुड़े हैं, विपक्षों से आरजेडी विधायक राकेश रोशन हमारे साथ हैं। इसके अलावा एलजेपी की तरफ से पार्टी के नेता केशव सिंह जो कि पशुपति पारस गुट से हैं वो हमारे साथ हैं, और चिराग पासवान गुट से एलजेपी के नेता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजू तिवारी से करते हैं। राजू तिवारी जी, जो कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से पटना पहुंचे पशुपति पारस और उनका एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक स्वागत हुआ, बैंड बाजे बजाए गए, इसके अलावा आपको फूलमाला से स्वागत किया गया, उनके पक्ष में नारेबाजी हुई, और वहां ऐसा लगा कि चिराग पासवान के समर्थक इक्का दुक्का पहुंचे जिन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन बड़े आराम से वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कल पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अब इसमें चिराग पासवान कहां मुझे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हेलो जी राजू जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने हमारा सवाल नहीं एक सुना। बार फिर प्रश्न दोहराइए। हमने कहा कि पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं, पार्टी कार्यालय जाते हैं तो बैंड बाजे बजते हैं, इसके अलावा फूलमाला से स्वागत होता है। चिराग पासवान के इक्का दुक्का समर्थक विरोध करने की कोशिश करते हैं, मामला खत्म हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो लग तो बिल्कुल नहीं रहा कि चिराग पासवान कहीं भी अब भारी पड़ रहे हैं या उनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ बचा है। अभिषेक जी, मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए आदरणीय पशुपति पारस जी गए तो क्या चिराग पासवान बोल दें अपने वर्कर से जाकर मारपीट करिए रोड पे? पार्टी ऐसे नहीं चलती है। जो जब कल चिराग पासवान के पार्टी का कल चिराग पासवान के समर्थन में जब उनके पोस्टर पर, पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही थी, तब तो चिराग पासवान थोड़े नहीं मना कर रहे थे कि नहीं मत पोतिए। देखिए, कालिख पोत वो भी हम लोग उसका भी हम लोग नहीं चाहते हैं। इस सब कानून अपने हाथ में लेना। पार्टी का एक संविधान है और पार्टी संविधान के रूप में अपना काम करेगी। पार्टी, हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर ज्यादा हैं, हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको 5 लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। अब ये हमारी संस्कृति नहीं है कि पशुपति पारस जी गए तो हम वहाँ वर्कर को, अरे भाई, तो पार्टी दफ्तर पर जब वो बैठ गए, पार्टी दफ्तर पे जब उनका कब्जा है, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? कल वो अध्यक्ष पद का बोल रहे हैं कि कल हम चयन करने जा रहे हैं अध्यक्ष का, नए अध्यक्ष का। अच्छा, आप अध्यक्ष पद का चयन अपने से कोई तो होता नहीं है ना, वो तो पुराने नेता हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। पार्टी के रामविलास जी के समय जब पार्टी बनी थी तो वो भी उस समय बनाने वालों में थे। हाँ। तो पार्टी के बारे में उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं एक मिनट राजू तिवारी, नहीं राजू जी, देखिए, आपकी बात में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आपकी बात में, हाँ, और दूसरी बात कि अगर वो पार्टी के सदस्य थे तो पार्टी कार्यालय में आप कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है, तो पार्टी कार्यालय में वो जाकर बैठ कैसे गए? चैम्बर में बैठे कैसे? कुर्सी पर बैठे कैसे? मीडिया से बात कैसे की? क्या पार्टी में तो है नहीं आपके हिसाब से? पार्टी से तो आपने निकाल दिया है उनको। नहीं, अगर वो पार्टी में, देखिए एक चीज बता रहे हैं अभिषेक जी, उसमें पार्टी में वो उनका आवास भी है और हम लोग की, मान लीजिए पार्टी में उनके भतीजा हैं, तो ये संस्कृति नहीं है कि अभी आप जाकर के रोड पर लड़ाई में उतर जाएं और गुत्थम गुत्था करें। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हाँ। और एक चीज मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं, अभी एक सदस्य आपके यहाँ जो हैं
पहले पूछे कि आरसीपी सिंह के समय में वो जदयू ज्वाइन किए थे, तो जदयू में है कि वो पशुपति पारस जी के समर्थन में एक सदस्य को बुलाए हैं, अभी मैं देखा हूं डिबेट करने, केशव सिंह को। तो हमारी संस्कृति नहीं है, हम संविधान के तहत अपना काम करेंगे और संविधान का जो निर्णय वो हम लोग लिए हैं संवैधानिक तहत से, और उस निर्णय पे हम लोग अपना काम ठीक है। कर रहे हैं। केशव सिंह, बाकी पार्टी चलिए ठीक है, केशव सिंह जी से पूछते हैं। केशव जी, आप उनकी बात का भी जवाब दे दीजिए। जो राजू तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी स्पष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि पार्टी ही स्पष्ट नहीं है तो पशुपति गुट के एलजेपी नेता कैसे हो गए? हाँ जी, अरे नहीं, आरसीपी जी के साथ वो ज्वाइन किए हैं जदयू। जी मैं बता रहा हूँ राजू जी, बेचैनी में क्यों है? अरे आरसीपी मैं नहीं बोल रहा था। अरे सुनिएगा तब बता दीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप वो जवाब दे रहे हैं ना, कहाँ हैं? वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। राजू जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में जो घटनाक्रम हुआ है ये आज नया पर नहीं हुआ है। 2 दिसंबर 2020 को ही इसका पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ये तो आपने पहले भी बताया था, ये आपने पहले बताया था, लेकिन अभी देखिए मैं अब उससे आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने शुरू में ही कहा कि लड़ाई आखिरी दौर में है। पशुपति पारस ने कल कह दिया कि कल अध्यक्ष बन जाएगा। जी पशुपति कुमार, पहले ये राजू जी का सवाल का मैं जवाब दे दूं कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हूं और जदयू जरूर ज्वाइन किए थे, लेकिन जिन प्रश्नों को लेकर के लड़ाई स्टार्ट किए थे और जिसके चलते चिराग पासवान हमको बाहर का रास्ता दिखाए थे, आज तमाम माननीय सांसद दल के कार्यकर्ता साथी मिलकर के कर दिए। और पशुपति कुमार पारस जी ने बिहार के तमाम पुराने साथियों से हाथ जोड़ करके अपील किया कि जो पूज्य रामविलास पासवान जी के साथ काम करने वाले साथी थे, जो उनको सहयोग किए हैं, वो लोग पुराने दल में आवे। और इसके तहत आज बहुत अधिक मात्रा में पुराने साथी। चलिए, यानी आप चिराग पासवान की वजह से पार्टी से अलग हुए थे, चिराग पासवान ने आपको बाहर निकाला था। जदयू से इस्तीफा दे दिए क्या? जरा एक बार पूछेगा अभिषेक जी, जदयू से कब इस्तीफा दिए? अब हमारा ये व्यक्तिगत मामला बता दें कि जदयू से इस्तीफा क्या करेंगे, कैसे कानून की प्रणाली है। एनडीए में नीतीश जी भी हैं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, तमाम लोग हैं, हम एनडीए के घटक दल में हैं। अब हमारे नेता बात कर करके नीतीश जी से हम कैसे लोजपा में आएंगे कि जदयू में रहेंगे? आपको बेचैनी नहीं? अरे बड़ा पोस्टर आपका लगा है लोजपा का, धारण किया है, लगेगा। अभी तो आप लोग देख रहे हैं पार्टी संविधान का हवाला देकर के उल्टा सीधा कर रहे हैं। पार्टी संविधान का पूरा किताब लेकर के बैठा हूं। संविधान के धारा 27 में एक व्यक्ति एक पद का चर्चा है, एक व्यक्ति 3 पद पर नहीं रह सकता है। दूसरा बात कि संसदीय बोर्ड का कहीं भी अधिकार नहीं है, वो टिकट के लिए राज्य संसदीय बोर्ड अनुशंसा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को करेगा और केंद्रीय संसदीय बोर्ड प्रत्याशी तय करने का अधिकार है। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई पावर नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिकृत है। 2 वर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक करना है, लेकिन आप जानते हैं नहीं, ये तो देखिए साफ तय हो गया। मैं अब भी कह रहा हूं कि राजू जी देखिए केशव सिंह कहां हैं, किस पार्टी से हैं, इससे बड़ा सवाल अभी हम एलजेपी पर बात कर रहे हैं। तो राजू तिवारी जी, आपकी बात में, आपके बयान में विरोधाभास साफ दिख रहा है कि पशुपति पारस अगर पार्टी से निकाल दिए गए हैं, अगर वाकई चिराग पासवान को लग रहा है कि मेरा फैसला ही मान्य होगा, तो पशुपति पारस को फिर कैसे इतना जोरदार स्वागत हुआ, कैसे वो दफ्तर तक पहुंच गए, कैसे वहां पर जाकर उनके समर्थन में नारेबाजी हुई? चिराग समर्थक मुझे कहीं नजर नहीं आए। और इससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान ने फैसला जरूर सुनाया था, लेकिन उन्हें भी लगता है कि एलजेपी से बाहर पशुपति पारस जाएं या ना जाएं, चिराग को शायद वो लोग बाहर कर दें, ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज बताइए अभिषेक जी, चिराग जी को अभी बाहर वो लोग कल करेंगे, गलत करेंगे या सही करेंगे उस विषय पर नहीं जाना चाहिए। आज के डेट में चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर पार्टी से निकाल दिए गए तो किस हैसियत से वो गए हैं, तो उनसे पूछना चाहिए
कि ठीक जब है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल वो निकाले जाएंगे, संविधान के तहत निकाले जाए चाहे घर में बैठ के निकाले जाए, लेकिन किस हैसियत से गए थे ये तो उनसे शब्द पूछिए ना। ठीक है, चलिए वो फिलहाल किस हैसियत असफर से शमशी के पास प्रदेश चलते हैं। कार्यालय शमशी गए साहब थे, एक बात जो बताइए, पार्टी के नाम पे क्या लाते अब हैं। लगता है कि जब पशुपति पारस पहुंच गए पटना और इतना जोरदार स्वागत हो गया, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, कल अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान कर दिया गया, अब इसके बाद क्या लगता है कि चिराग पासवान यहां कोई बाजी पलटने की स्थिति में नजर आ रहे हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चाचा ने मेरे साथ धोखा दिया, मैं अनाथ हो गया आज, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि जेडीयू ने पार्टी तोड़ी है। बाकी के बारे में तो नहीं बोलूंगा कुछ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एलजेपी का इंटरनल मामला है और उनका इंटरनल मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मूल बात ये है कि जब पार्टियां होती हैं तो कभी कभी इंटर राइवलरी होती है और इंट्रा राइवलरी होती है। इंटर राइवलरी का मतलब हुआ कि एक पार्टी के अंदर दो लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, और इंटर राइवलरी ये हुआ कि जब दो गुट हो जाता है। तो आज की स्थिति में जो एलजेपी है उसमें दो गुट है, ठीक है। तो अब इंट्रा पार्टी है या इंटर पार्टी है, ये उन लोगों को संविधान में देखना है, संविधान में क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को उनके मामले में कोई दखलंदाजी करनी है ना, ये कोई मेरा मतलब है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिसके साथ जनादेश है, जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ जनता है और जनता और उस पार्टी को जनता वोट कर रही है, तो मुझे लगता है कि कुल मिला के वही होता है। लेकिन जब पार्टियां बनती हैं और तो बनती हैं तो उनके संविधान होते हैं, संविधान के आधार पे चलते हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंसेस होता है तो फिर उसके लिए कोर्ट कचहरी होती है कि वो कोर्ट कचहरी में देखें। लेकिन समाजवादियों का तो ये इतिहास रहा है। अगर आप इसको पलट के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये टूट फूट, मिलना जुलना, टूटना, एक पार्टी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो दूसरी पार्टी को अगर देखेंगे, बिहार में ही देखेंगे, चाहे वो देश में देखेंगे, कांग्रेस हो या अभी जो जनता दल, यू नहीं बल्कि आरजेडी जो है, आरजेडी कौन थी पहले? जनता दल थी, फिर आरजेडी हुई। हर पार्टियों का ये हालत है। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी पार्टियों में कोई आपस में कोई डिफरेंसेस हुआ, फला हुआ, ये हुआ। ये सब समाजवादियों का वर्किंग कल्चर रहा है और वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके इंटरनल मामले में, उनके संविधान में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे फर्क तो पड़ेगा ना भाई। चिराग पासवान बिहार में एनडीए के खिलाफ थे, बिहार में, लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि भाई हमारी एनडीए में आस्था है। वो इसी बात को लेकर लड़ाई ही है। चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता कि एनडीए से अलग होने का फैसला कैसे उन्होंने कर लिया। तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी है वो। देखिए, हाँ, पार्टी में प्राइम मिनिस्टर का प्रियोगेटिव होता है कि वो किसको मिनिस्टर बनाएंगे। इसीलिए एक पार्टी की भी जो एक पार्टी के लोग होते हैं और जो निर्दलीय होते हैं वो भी जो है उनको अपना समर्थन देते हैं। कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सबकी उन पर आस्था है। आज जो पार्टियां हैं और जो दोनों भाई भतीजा लड़ रहे हैं, चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, दोनों लोगों को प्राइम मिनिस्टर पर आस्था है। लेकिन बिहार का जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कह दिया था कि बिहार में 4 पार्टियों के साथ हमारा अलायंस है और उन 4 पार्टियों में जो एलजेपी थी वो नहीं थी। उन 4 पार्टियों में जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी, हम थे और वीआईपी पार्टी थी। इसी पार्टियां का ठीक है, लेकिन लड़ाई अभी चल रही है। निखिल मंडल जी, निखिल मंडल, आप बताइए, आज चिराग पासवान, अभी पशुपति पारस को एक तरफ करते हैं क्योंकि पशुपति पारस ने क्या किया, कैसे हुआ, वो बाद में। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पहली बार उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। नीतीश कुमार से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, नीतियों का मैं विरोधी था उनके, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू के इशारे पर इस पार्टी को तोड़ा गया है, हमारे परिवार को तोड़ा गया है। बिल्कुल सही कात्यायन जी, आपने कहा कि उन्होंने पहली बार कहा है, इसलिए मैं भी पहली दफ़ा एज ए स्पोक्स पर्सन मैं भी पहली दफ़ा इस चीज़ में इंटर कर रहा हूं। वरना ये टोटली इंटरनल मैटर था लोजपा का, उनका अपना आपसी जो भी पॉलिटिकल राइवलरी है। हाँ, लेकिन अब इंटरनल नहीं है, अब तो वो खुल कर आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आपके खिलाफ।
बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूं। उसके बाद वो पारिवारिक लड़ाई कहिए या उनका पॉलिटिकल लड़ाई कहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 दफे मुख्यमंत्री जी का नाम और जदयू का नाम लिया कि जदयू वाले ने ही तोड़ा है और डिवाइड एंड रूल के तहत जेडीयू काम करती है, तो ये आश्चर्य का विषय है। सबसे पहले तो जेडीयू को कभी डिवाइड एंड रूल करने की जरूरत नहीं पड़ी। निश्चित रूप से जेडीयू जो है रूल भले ही कर रही है बिहार पे, पर वो जनता के आशीर्वाद से कर रही है, जनता के मैंडेट से कर रही है। जहां तक लोजपा की बात है, वो आपसी उन लोग का मतभेद रहा, उसके तहत जो भी है कार्रवाई हो रही है वो सबके सामने स्पष्ट है। 2 बातें कहना चाहूंगा। पशुपति पारस जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 99% जो लोजपा के कार्यकर्ता से लेके जितने लोग थे वो चाहते थे कि हम बिहार विधानसभा 2020 में एनडीए के पार्ट बनकर के चुनाव में जाएं, लेकिन उन्होंने उसके इतर चिराग पासवान जी ने एक अलग डिसीजन लिया और उन्होंने एक वोट कटवा के तौर पे उस चुनाव में वो उतरे और वो दिखा कि कहीं ना कहीं वो राजद के बी टीम के तौर पे पूरे चुनाव में रहे। और उसका स्पष्ट एग्जाम्पल है राघोपुर विधानसभा, जहां उन्होंने कैंडिडेट तक सामने नहीं रखा। तो ये बहुत स्पष्ट दिखता है। दूसरी तरफ एक और चीज आप गौर करेंगे कि चिराग पासवान ने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पता था कि अगर मैं जेडीयू और बीजेपी के साथ जाता हूं तो जिस तरह से 2019 के लोकसभा में हमें 39 सीट मिले थे, क्लियर मैंडेट मिला था, उसी तहत हम लोग विधानसभा में जीते। तो भैया सीधी सी बात है, कोई भी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, नंबर्स के लिए, लेकिन आपने सोचा ही कि हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें किसी को बर्बाद करना है, हमें किसी का वोट काटना है। लेकिन अंत क्या हुआ? हम तो जहां हैं वहां हैं ही, लेकिन खुद वो आज बर्बाद हो रहे हैं। और एक चीज और देखने को मिला कि रामविलास पासवान जी एक बड़े कद के नेता रहे, आदरणीय रहे, सबके दिल में उनके प्रति आस्था है, लेकिन ये मैच्योरिटी होती है। जब तक वो थे तब तक वो पूरे परिवार को, पार्टी को भली भांति संभाल के रखे। जैसे ही वो गए 6 महीने बाद आज देखिए क्या प्रतिफल है, क्या पार्टी की हालत है, क्या उनके परिवार की स्थिति है। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र है। नहीं, ठीक है। राजू तिवारी जी से एक बार टिप्पणी हम ले लेते हैं, उसके बाद आरजेडी के पास चलेंगे। राजू तिवारी जी, ये चिराग पासवान का ऐसे, हालांकि चुनाव के समय से वो जेडीयू के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिन में लगातार दूसरे नेता पार्टी के जो हैं वो सब बयान दे रहे थे कि बीजेपी के इशारे पर जेडीयू काम कर रही है, दोनों मिलकर पार्टी को तोड़ रहे हैं, दोनों मिलकर रामविलास पासवान के सपने को ध्वस्त करने में लगे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान ने मीडिया में आकर जेडीयू और नीतीश कुमार का सीधा नाम लेकर हमला बोला। क्या ये साफ तौर पर नहीं लगता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका? क्योंकि आप चुनाव के समय यही कर रहे थे और अब आपको लग रहा है कि भाई हम नहीं, आप बताइए जरा, चुनाव के समय जो व्यक्ति खुद नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चला रहा था, वो व्यक्ति आज किस आधार पर कह रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने ना कोई बयान दिया, ना जेडीयू के किसी नेता ने कोई बयान दिया, तो फिर वो कहां से ये प्रमाण लेकर आ रहे हैं कि जेडीयू ने तोड़ा है? जेडीयू भी कहेगी कि प्रमाण दीजिए, आप तो खुलेआम उनके खिलाफ बोल रहे थे। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि जब तक पार्टी में कुछ नहीं हुआ था तो हमारे सांसद बीना देवी के आवास पर आदरणीय ललन सिंह, संजय सिंह और महेश्वर हजारी जी गए थे। मीडिया में आपके सामने है, प्रमाण है। हाँ। मेरे नेता के यहाँ गए थे। नंबर प्रमाण नहीं कहते, नंबर 2 इसको प्रमाण नहीं कहते राजू तिवारी जी। उसके बाद बयान उन्होंने मीडिया में आकर दिया, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने एनडीए को बिहार में अपना समर्थन जताया है, इसलिए एनडीए से जुड़े लोग आएंगे उनसे मिलने। भाई कल तक आप विरोध में थे तो कोई क्यों आएगा? अब समर्थन है तो लोग मिलेंगे। आप पता कर लीजिए, जिस समय गए थे उसमें पार्टी टूटी नहीं थी, पार्टी में टूट उसके बाद हुआ था। नंबर पहले बात मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, अभिषेक जी, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है कि आप जिस समय पार्टी का विधानसभा में मान लीजिए 19 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन से हम लोग पास आए लोकसभा में, तो हम लोग को 6 सीट लोकसभा में मिला, 1 राज्यसभा में मिला, तो 15 सीट जब हमको मिल रहा था उस समय मुख्यमंत्री जी दरिया दिल दिखाए होते, 6 सांसद और 1 राज्यसभा वाली पार्टी को मिलेगा 15 सीट और आप 16 सीट वाले को 100 उतना सीट मिलेगा, 111 आप 100 कितना 122 सीट मिलेगा। ये कहीं न कहीं से वो अगुआ थे, वो मुख्यमंत्री थे, हमको तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको 15 सीट मिला, 15 सीट हम लोग को कहीं से एक्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम लोग एनडीए छोड़ करके गए। बिल्कुल अलग चीज है। आपने नहीं, तब अब इसका मतलब आप स्वीकार रहे हैं कि सीट को लेकर लड़ाई थी, आप ये स्वीकार रहे हैं कि सीट को लेकर लड़ाई थी? आवाज आपकी आ नहीं रही है क्लियर। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि लड़ाई सीटों को लेकर थी? कि आप एक कम सीट मिल रही थी इस वजह से आप नाराज थे? हेलो, कम सीट मिलने की वजह से आप नाराज थे या कोई और वजह थी?
नहीं, एकदम स्पष्ट हमको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होना था। अगर हिस्सेदारी का मैटर था, देखिए राजू तिवारी जी, मैं फिर कह रहा हूं, एक और मुद्दा ये सामने आ गया जिसमें आपके बयान में विरोधाभास। अगर ये सीटों को लेकर लड़ाई थी तो नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक कैसे? तो क्यों नहीं माना जाए कि चिराग पासवान मतलबी व्यक्ति थे, जिनको ज्यादा सीट मिल जाती तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाते, कम सीट मिल रही थी इसलिए नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे थे। ये तो उनकी लालसा दिख रही है सीधे तौर पर कि ज्यादा सीट लेने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात की। हेलो, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको आवाज सही पहुंच पाए, लेकिन आपको चूंकि आवाज शायद मिल नहीं रही है। आरजेडी के पास चलते हैं, राकेश रोशन जी। चूंकि कल आरजेडी के कुछ नेता कह रहे थे कि एलजेपी की विचारधारा जो है वो आरजेडी से बहुत मेल खाती है। अभी आपने सुना कि राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि सीटें कम मिल रही थी, इस वजह से हमारी नीतीश कुमार से नाराजगी हो गई थी, बाकी कोई वजह नहीं थी। लेकिन फिर भी जेल भेजने के लिए वो तैयार थे नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार 15 सीट दे रहे थे। जी, अभिषेक कात्यायन जी, जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय आप चिराग पासवान जी का बयान को यदि देखे होंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एनडीए के अंतर्गत खासकर जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कार्य प्रणाली से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और खास के उन्होंने चोट किया था कि बिहार के अंदर जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 7 निश्चय योजना के बारे में बताया था कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा बिहार के अंदर सूत्रधार हुआ है 7 निश्चय योजना को शुरू करके। तो ये जो सारे बयान आ रहे थे उस समय, ये बयान दर्शा रहे थे कि वो उनकी नाराजगी जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं, तो अब वो कह रहे हैं, और जनता अब वो कह रहे हैं कि सीटें कम मिली थी इस वजह से हम नाराज थे, 15 सीटें हमें मिल रही थी, हम उससे संतुष्ट नहीं थे। अब इनका वक्तव्य क्या है मैं उसकी ओर नहीं करके आपको, मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही वक्तव्य बता रहा था। और उन्होंने आज भी अपने प्रेस जब चुनाव में अकेले गए थे तब का वक्तव्य है, हमने चर्चा किया है। तो मैं जब चुनाव में हम लोग गए थे उस समय जनता दल यूनाइटेड से जी वही चुनाव के समय का ही बात कर रहा हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान जी ने इन्हीं बातों को दोहराया है। नहीं दोहराया उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। कहीं ना कहीं से उन्होंने इस बात से कहीं से प्रतीत होता है क्या कि चिराग पासवान की पार्टी को जेडीयू ने तोड़ दिया? कहीं प्रतीत होता है इस बात से कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला? इससे इस बात का कहां प्रमाण मिलता है कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी तोड़ दी? नहीं, मैं वो तो हमसे आपने प्रश्न किया ही नहीं है। आपने तो प्रश्न किया कि राष्ट्रीय जनता दल और ये लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा समान है, इस पे आप बात कर रहे थे। हाँ। अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि जनता दल यूनाइटेड ने तोड़ दिया या कौन लोगों ने तोड़ा, इसके चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान था चिराग पासवान जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही था कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम और नीतियों से कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट थे, जिसके चलते वो एनडीए में न रह करके नीतीश जी के साथ अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। इसका यदि दूसरे रूप में विश्लेषण कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय चिराग पासवान को अपने पक्ष में ये एनडीए के अंदर इस्तेमाल किया और जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर से उन्होंने उनको ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। आप एलजेपी से आप हमें समझ में नहीं आता कि आरजेडी वाले एलजेपी से अचानक से बीजेपी की ओर डाइवर्ट क्यों कर जाते हैं, हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही है। अब ये जब ये कल भी आपने किया, आपकी पार्टी ने ये काम कल भी किया था, ये कोई आप नया नहीं कर रहे हैं राकेश रोशन जी। पिछले 3 दिन से चिराग पासवान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आरजेडी इतना स्टैंड ले रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर खाने आपकी क्या सेटिंग है। हमें तो अब तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान के लिए इतनी हमदर्दी, इतना मजबूत स्टैंड आरजेडी क्यों ले रही है। आरजेडी वही बात तो मैं कह रहा हूं, जरा सा मेरी बात को सुनिए। आरजेडी स्टैंड इसलिए ले रही है कि लोकतंत्र में दलों को तोड़ना एक बहुत ही खतरनाक परंपरा नहीं। आप आरजेडी अगर स्टैंड ले रही है तो इससे पता चलता है कि आप फिर बीजेपी के साथ भी समझौता कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बी टीम है एलजेपी, तो आपकी विचारधारा एलजेपी से अचानक से मेल कैसे खा गई?
अगर बीजेपी की बी टीम है जो आपने आरोप लगाया था। एलजेपी से हमारी विचार एलजेपी से हमारी कोई विचारधारा का मेल खाने का भी कोई वक्तव्य भी हमारे नेताओं ने नहीं दिया आपकी है। पार्टी के और प्रवक्ता ने हमारे कल भी ये वक्तव्य दिया था, कल भी चिराग पासवान को ऑफर दिया गया आरजेडी में आने का। ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि यदि चिराग जी समझते हो तो नए राजनीतिक असफर शमशी, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी के हाथों में चिराग पासवान कल तक खेल रहे थे, आज चिराग पासवान उनको अच्छे लग रहे हैं, चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ बुलाया जा रहा है खड़े रहने के लिए, तो क्या क्यों नहीं माना जाए कि तेजस्वी यादव को जिताने के लिए बीजेपी ने मदद की? सत्ता में आने असफर शमशी, जनता दल यूनाइटेड देखिए बीजेपी न किसी को तोड़ती है। बीजेपी का जो वर्किंग कल्चर है, नहीं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। बार बार ये मुद्दे को डाइवर्ट करके बीजेपी पर आ जाते हैं। जब भी एलजेपी पर बात कीजिए आरजेडी वाले बीजेपी पर आ जाते हैं कि बीजेपी की टीम है, बीजेपी ने चुनाव में फायदा लिया जेडीयू को नीचा दिखाने के लिए। तो तेजस्वी को जिताने में बीजेपी की क्या भूमिका थी, ये भी स्पष्ट हो जाए। नहीं, देखिए आरजेडी वाले को फोबिया है, किसी आदमी को फोबिया होता है, तो ये जो आरजेडी वाले हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस, पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट और पार्टी विद ए मिशन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के अनेकों राज्यों में उसकी हुकूमतें हैं। तो क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप बोलते नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ वहां पर एक कैंडिडेट उनके खिलाफ उतारा जिसने बीजेपी का वोट काटा, लेकिन बीजेपी फिर भी चुप है, वो कहते हैं कि बीजेपी ने ही मदद पहुंचाई चिराग पासवान को। अरे भाई नहीं, बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ उस चुनाव में तो साफ था कि बिहार में एनडीए के घटक दल कौन है। अब बोलने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए कोई भी स्पेकुलेशन करे, उससे क्या मतलब है? हमारे सारे लीडर ने कह दिया था कि बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारे एनडीए के 4 घटक। तो आप आरजेडी को जवाब दे दीजिए कि भाई तेजस्वी को क्या बीजेपी जिताना चाहती थी या नहीं, हाँ या ना? देखिए तेजस्वी यादव ये सब परेशान लोग हैं, इनको किसी तरह से चाहिए कि बस सत्ता मिल जाए। लेकिन बिहार के अंदर जो जनादेश है, पूरे 5 साल सरकार चलेगी और 20 साल चलेगी। ये लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हर बात में इन लोग सरकार गिरेगी, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो समाजवादी बन जाते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर संजय, फिलहाल चिराग पासवान, पशुपति पारस का इसके बाद एक रिपोर्ट और हम दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मैंने कल भी आपसे पूछा था, आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ अब उम्मीद लगती नहीं है। आज जिस तरह से स्वागत होता है पशुपति पारस का पटना में और चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग कर रहे होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब मैंने बचाने की बहुत कोशिश की परिवार को, लेकिन नहीं बचा पाया, नाकाम रहा। क्या लगता है कि चिराग पासवान अब सरेंडर करते जा रहे हैं धीरे धीरे? अभिषेक जी एक मिनट हमको टाइम दीजिए। वो नहीं करेंगे। हाँ, आ रहे हैं राजू तिवारी जी, अभी समय लंबा है, एक घंटे की चर्चा है, अभी समय पूरा है। एक बार आते हैं डॉक्टर संजय, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं जी। नहीं, चिराग पासवान सरेंडर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर उनको जिसकी दावेदारी वो कल तक कर रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्होंने कहा था कि 42 एग्जीक्यूटिव के लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, 8 लोगों ने हमसे संपर्क किया फोन पर, शायद उसमें वो कमजोर दिख रहे होंगे, जो मैं समझ रहा हूं। अब वो क्या वास्तविक स्थिति है वो तो बेहतर वो समझेंगे। चूंकि 78 अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग जो स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर के, अब कितने लोग उनके साथ इस परिस्थिति में हैं। चूंकि होता क्या है कि पॉलिटिक्स में दाव कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। हो सकता है कि कल जो लोग चिराग पासवान के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े होंगे, आज वो उनके समर्थन में या उनका फोन वो पिकअप नहीं कर रहे होंगे, वो बदल गए होंगे, तो चिराग पासवान ने भी अपना राग बदला होगा, इसकी संभावना दिखती है। लेकिन जो मूल बात है कि जब तक एग्जीक्यूटिव का कुछ निर्णय नहीं आ जाता है, आज पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है, उनकी सहमति नहीं मिल जाती है, वो जो लोग विश्वास जताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, और उस पत्र को जब तक ये चुनाव आयोग के पास दे नहीं देते हैं, तब तक चिराग पासवान कल क्या बोल रहे थे, परसों क्या बोलेंगे, इसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। अभी मतलब केवल और केवल जाकर के रुका हुआ है एग्जीक्यूटिव बॉडी पर। दूसरी तरफ एक स्थिति हमें भी लग रही थी कि चिराग पासवान के समर्थक आज उग्र होंगे,
उन्माद में होंगे, और जिस तरह से कल वो ब्लैक कलर से वो ये कर रहे थे, कालिक पोत रहे थे, आज उस तरह का उन्माद दिखा नहीं। ठीक है, पारस जी उनके चचा हैं, प्रिंस राज उनके भाई हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है कि परिवार और पार्टी दोनों में काफ़ी नज़दीकियां हैं। लेकिन कल वही चचा और वही भाई के प्रति जिस तरह से चिराग हमलावर थे, आज उनके तेवर जो हैं वो थोड़ा नरम दिख रहे हैं, और इस लोगों की सहानुभूति लेने की बात कर रहे हैं कि मैंने तो भरपूर कोशिश की कि परिवार को भी बचाएं और पार्टी को भी बचाएं, और एक तरह से वो गेंद फेंकना चाहते हैं अपने चाचा। क्या लग रहा है कि वो एक साथ दोनों चीजें कर रहे हैं? एक तरफ एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सब कुछ तय करूंगा, मैं शेर का बेटा हूं। दूसरी तरफ उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता जो कल तक बहुत उग्र थे, वो एकदम शांत हो गए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों चीजें एक दूसरे का कंट्रास्ट है ना। अगर कल आपने कोई स्टैंड लिया, अगर कोई एग्रेसिव स्टैंड कर लिया, तो फिर आज उस स्टैंड में इतनी नरमी कैसे आ गई? ठीक है, कल क्या होगा, आप चुनाव में जीतेंगे हारेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रहेंगे नहीं रहेंगे, एग्जीक्यूटिव के लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन स्टैंड जो इनका बदल रहा है। कल भी मैंने आपको कहा था कि चिराग जी बहुत मैच्योर्ड नहीं लगते हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, बचपन से उन्होंने राजनीति देखी होगी, घर में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाता है, कैसे कभी कभी 2 कदम पीछे हट करके भी और चीजों को, गेंद को अपने पाले में किया जाता है, इसको वो देखे होंगे। लेकिन एक्शन में ऐसा अगर नहीं दिख रहा है, तो कहीं कल भी मैंने कहा था कि वो इनकी इमेच्योरिटी झलक रही है कि आप कभी तो कहते हैं कि हम चाचा हैं, भाई हैं, हम सबको कोशिश किए जोड़ने की, और कभी उसी प्रिंस और उसी जो चाचा पर जो है से कि आप इतने अधिक हमलावर हो जाते हैं कि सार्वजनिक तौर पर आकर के आरोप लगाने लगते हैं। ये इनके इमेच्योरिटी का ये है, और मैं समझता हूं कि उस स्थिति में फायदा पशुपति कुमार पारस जी को मिलता हुआ दिख रहा है। कल क्या परिणाम होगा, ये बात की चीज है। चलिए एक बार चलते हैं हम। राजू तिवारी कुछ कह रहे थे। राजू जी, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि पशुपति पारस जब पटना पहुंचे तो क्या कुछ हुआ है। पहले राजू तिवारी, आप अपनी बात कहिए। देखिए, अभी आपके विश्लेषक महोदय बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक सदस्य, जो लोग सदस्य थे, उनके निर्णय पे पता चलेगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वर्चुअल के माध्यम से 42 लोग और बाकी लोग आम सहमति दिए। तो ये तो आप समय बताएगा, और इसमें कोई हमको घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सब की कुछ बैठक बताएगा में ही, ये सच है। लेकिन समय के साथ साथ चिराग पासवान भी बहुत कुछ खुद बता जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय जो चिराग पासवान ये दावा कर रहे थे सार्वजनिक तौर पर कि सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि हम एनडीए के खिलाफ अलग चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता जरूर हमारे साथ थे, लेकिन हां, हमारे चाचा जी इस बात से नाराज थे। उन्होंने खुलकर कहा कि चाचा जी हमारे नाराज थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाई। इसका मतलब है कि पार्टी में विरोध उस वक्त था, लेकिन चिराग पासवान ने यह बात तब छुपाई। क्यों नहीं सार्वजनिक आया कि चिराग पासवान क्यों नहीं इस वक्त चाचा को मनाने की कोशिश की उन्होंने? अरे पहले मेरी बात, आपके फुटेज में चला है, मिठाई खिला करके आशीर्वाद देके भेजे हैं। ये आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अरे आप मिठाई खिलाना छोड़िए, चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आज बोला है उन्होंने। नहीं, आज वो सांसद जो काम कर रहे थे उस समय क्यों नहीं किए? आप मुझे बताइए ना कि चिराग पासवान ने बोला है कि नहीं। आप बताइए चिराग पासवान ने बोला है कि नहीं, आप बताइए पहले। आज आप थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना ना? सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना या नहीं सुना? क्या बात करते हैं? आपने सुना या नहीं सुना, ये बताइए तो राजू तिवारी। आप पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पहले बताइए आपने सुना था या नहीं सुना था। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप जो कहेगा मैं सुन रहा हूं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भली बात सुना हूं। देखिए, चुनाव में जाने के लिए सारे लोग सहमति दे दिए। चुनाव में जाने के बाद प्रचार में नहीं निकले, ये मैं बोल रहा हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बोले हैं, चुनाव में तो नाराजगी थी ना, नाराजगी थी ना, मैं उसमें नाराजगी थी या नहीं थी चाचा की? नाराजगी सर, अरे भाई नाराजगी थी तो उस समय ये डिसीजन क्यों नहीं लिए? भाई साहब, यही होता है, यही जब आप डिक्टेटरशिप करेंगे तो परिणाम यही होगा। जो चाचा, जब जिनको आप पिता तुल्य कहते हैं, जब वो पार्टी में नाराज हैं और आप तानाशाही करेंगे और 6 महीने बाद कहेंगे कि नहीं पार्टी में बगावत हो गई। 6 महीने पहले तक आप चुप क्यों थे जब आपके चाचा नाराज थे और पिता तुल्य थे? तो पांचों, अरे भाई पिता तुल्य आज भी हैं, पार्टी अलग हो गई, वो लोग अलग हो गए पार्टी से, इसका मतलब नहीं है। एक चीज हमको बताइए कि अगर ये 5 सांसद उस समय तैयार थे
तो पांचों सांसद को उस समय निर्णय लेना चाहिए था, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, उस समय आगे आना चाहिए था। तो वो तो कह रहे हैं, समझने की बात, वो तो कह रहे नहीं, क्यों आपके हिसाब से थोड़ा ही ना वो नाराजगी जिताएंगे। तो ये अगर ये आप सवाल उठा रहे हैं तो वो तो कहेंगे कि हमारा बड़प्पन था कि हमने इतने दिन तक बर्दाश्त किया। वो तो ये कह देंगे कि हमारा बड़प्पन था कि हमने बर्दाश्त किया इतने दिन तक। क्या करें? अरे आप उस मीटिंग में नहीं थे ना? मीटिंग में मैं था, मीटिंग में मैं भी मैं था। वही कह रहा हूं, इसका प्रमाण आप कहां से देंगे कि सब समर्थन में थे? सारे लोगों की सहमति से हुआ है, उस समय विरोध करना चाहिए था। जिस पिता तुल्य चाचा की बात कर रहे हैं उनका बयान सुनिएगा आज। वो कह रहे हैं कि पार्टी को रसातल में लेकर चले गई है इस फैसले से। ये चाचा का बयान है। हेलो, चलिए एक रिपोर्ट आप देखिए। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पशुपति पारस पटना आए हैं तो क्या कुछ हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दिल्ली से पटना पहुंचने पर पशुपति पारस का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर पटना के एलजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं और पशुपति पारस के समर्थकों का काफिला साथ चला। उनके स्वागत में फूलमाला के साथ साथ बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया था। लोजपा में घमासान मचा हुआ है। अब राजधानी पटना में भी उसका असर दिखने लगेगा जब केंद्रीय जो नेता हैं, पशुपति पारस हैं और तमाम जो नेता पटना में जुटने वाले हैं। तो क्या हलचलें हैं पार्टी कार्यालय के पास, वो मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं। जोर की अभी बारिश हो रही है, लेकिन किस तरीके से देखिए, अभी जो दरवाजे हैं वो बंद जरूर हैं, लेकिन दरवाजे जब खुलते हैं, कोई गाड़ी आती है तो खुल रहा है। जश्न और भी होता, लेकिन बारिश ने पानी फेर दिया। जैसे ही पशुपति पारस एलजेपी दफ्तर पहुंचे, उन्हें चिराग के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। पहुंच रहे हैं और अगर पशुपति कुमार पारस करीब आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात भी करें। और देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है, ये पशुपति पारस की पहली प्रतिक्रिया बताएं। पहली प्रतिक्रिया पारस की पहली प्रतिक्रिया। चिराग पासवान ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि गार्जियन के नाते आप बात कर सकते थे। बोल रहे यार। अच्छा, आज क्या होगा? बैठक करेंगे आज यहाँ रुकेंगे, कल चुनाव है। बैठक करेंगे? हाँ, कल। तो पशुपति कुमार पारस और तमाम सारे जो समर्थकों के साथ और हुजूम के साथ, और इस बीच यहाँ पे जो लोग हैं उनके भारी तादाद में, और इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही, हालांकि वो स्पष्ट नहीं हो पाई। और देखिए यहाँ पे काला झंडा भी दिखाया जा रहा है। कुछ चिराग पासवान के समर्थक हैं और चिराग पासवान के समर्थक यहाँ पे आए हैं तो देखिए मारपीट की नौबत आ गई। और किस तरीके से यहाँ पे जो काला झंडा दिखा रहे हैं उनके साथ अभी जो समर्थक हैं वो यहाँ पे भिड़ गए हैं। और ये सीधी तस्वीर देखिए, और चिराग पासवान के समर्थक और चिराग के समर्थकों ने उन्हें काला झंडा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पशुपति पारस के समर्थक उन पर भारी नजर आए। विरोध को देखते हुए सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से हंगामा कुछ ही देर में शांत हो गया। पार्टी कार्यालय में पशुपति पारस का वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पटना पहुंचने के बाद पशुपति पारस ने एक बार फिर एलजेपी पर चिराग के दावे को खारिज किया। पूरे बिहार के पूरे देश के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई गई है। उसमें जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रमुख साथी भी रहेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स रहेंगे, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, विधिवत चुनाव होगा, नामांकन होगा। कल एलजेपी राष्ट्रीय परिषद की पटना में बैठक होगी, जिसमें एलजेपी अध्यक्ष पद का नामांकन होगा। जब तक नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, तब तक पशुपति पारस गुट ने सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। पूरे बिहार के पूरे देश के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई गई है। उसमें जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रमुख साथी भी रहेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स रहेंगे, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। भले ही नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव कल हो, लेकिन पटना के माहौल को देखकर तो यही लगता है कि पशुपति पारस ही एलजेपी के नए बॉस होंगे।
पटना की सड़कों पर जगह जगह पशुपति पारस के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। लोजपा में हंगामा मचा हुआ है, असली हकदार कौन है इसकी लड़ाई है, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि असली हकदार कौन हो सकता है वो इस तस्वीर के जरिए समझिए। राजधानी पटना की सड़कों पे कुछ इस तरह का बैनर पोस्टर पूरे सड़कों पे लगा हुआ है। अध्यक्ष पद के चुनाव पर कल सबकी निगाहें टिकी होंगी, चिराग की भी। देखना दिलचस्प होगा कि बंगले पर कब्जे को लेकर चिराग कौन सा सियासी दांव आजमाते हैं। पटना से नवजीत के साथ रजनीश, जी मीडिया। केशव सिंह, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया। आप देखिए कि मतलब मुझे लगता है ये तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि सब लोग ये कह देते हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन पटना में अगर हर जगह सड़क पर चिराग पासवान के विरोध में मतलब यानी दूसरे गुट का पोस्टर लगा हुआ हो, पार्टी कार्यालय में जाकर बैठ जाएं पशुपति पारस, साफ तौर पर कल की बात कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ है। फिर भी पता नहीं कैसे चिराग गुट अब भी कह रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। केशव सिंह, देखिए, चिराग जी कभी धरातल की राजनीति नहीं किए हैं, वो हमेशा मुगलाते की राजनीति करते रहे हैं और उसी के तहत कर रहे हैं। पार्टी संविधान में 100 राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य अस्थाई हैं। 100 अस्थाई सदस्यों का चिराग पासवान जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद न तो निर्वाचन हुआ है, न मनोनयन हुआ है और न कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सूची इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ये थोथी दलील दे रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नहीं, लेकिन पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी कल, तो कितने लोग आपके समर्थन में आएंगे, क्योंकि वहां तो वो भी समर्थन का दावा कर रहे हैं। वही जो पुराने जो रांची में बैठक हुआ था उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो साथी थे उसमें 99% लोग पशुपति कुमार पारस जी के प्रति आस्था व्यक्त किए हैं। बहुत सारे साथी आ गए हैं, बहुत सारे साथी आ रहे हैं और कल का बैठक में बहुमत के आधार पर तय हो जाएगा। और पार्टी संविधान भी यही कहता है, पार्टी संविधान के धारा 20 और 27 स्पष्ट कहता है कि दल में बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाए। राजू तिवारी, आप अपनी बात कहिए। आप उस वक्त सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं इसके बाद कुछ कहने को, बहुत ज्यादा कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? जिन्हें आपने कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया था, उनकी तस्वीरें अभी आपने देखी होंगी ना पटना में सड़कों पर हर जगह पोस्टर, एलजेपी का बैनर पोस्टर और वहां पर पशुपति पारस की तस्वीर। आप एक चीज नहीं है, ठीक है, तस्वीर लगाने से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है। अभिषेक जी जरा हमारी बात को सुनिए। तस्वीर लगा करके और फोटो लगा करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, कब होगी मुझे आप बताएंगे? आपने तो डेट नहीं बताया ना, उन्होंने तो डेट बता दिया। कॉन्फिडेंस उनको ज्यादा नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कल ही हम करने जा रहे हैं। सर हम तो, अरे पहले बात सुनिएगा आप, अभिषेक जी बात सुनिएगा, नहीं तो हम कैसे अपनी बात रख पाएंगे। मैं बोल रहा हूं वर्चुअल के माध्यम से कल हम लोग बैठक किए थे, उसमें 42 लोग थे, बाकी लोग अपनी फोन से सहमति दिए हैं। उसमें हमको लग रहा है सारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे नियमता होता है। कहाँ के थे? ना उसका कोई आपको फोटो भेज देंगे, मीडिया में जारी है, मीडिया में वर्चुअल का फोटो हम दे दिए हैं और आप मीडिया से लेकर के देख लीजिएगा। आप अनुशासन समिति का अध्यक्ष नहीं हैं, आप जदयू के हैं और जदयू के हैं कि लोजपा के, हमको यही नहीं पता है। आप 420 नंबर 1 हैं, आप 420 आदमी हैं, आपसे बात करना बेकार है। आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं? आप जदयू में हैं कि कहाँ हैं, इस पे बताइए। आपसे हम बात करना उचित नहीं समझते हैं, आप लोग ऐसे बात करते हैं। आप हमको बताइएगा, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, आप आइए आप हमको देखते हैं, आप बैठ करके। अच्छा एक मिनट, ठीक है राजू तिवारी जी, राजू जी आपने तो कह दिया कि 42 लोग जुड़े थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने कल की तारीख तय कर दी है, आप तारीख अब तक तय नहीं कर पाए। वो कल कह रहे हैं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके हम अध्यक्ष पद का चयन करने जा रहे हैं, कल अध्यक्ष का। अब आप कब करेंगे? जब सब कुछ हो जाएगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव में मैं कह रहा हूं कि उनके पास अगर अभिषेक जी नेशनल एग्जीक्यूटिव में अगर उनके पास ज्यादा सदस्य रहेंगे तो वो बनेंगे, हमारे पास ज्यादा सदस्य रहेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए असफर शमशी फिलहाल आप बताइए। रही बात, ये फोटो देखिए। हाँ ठीक है मैं आपको ये फोटो के माध्यम से दिखा दे रहा हूं, इसको जूम करके देख लीजिए। जूम ऐप के माध्यम से
42 लोग थे। सब ठीक है असफर शमशी, अब ये देखिए पार्टी का मामला नहीं है क्योंकि बिहार की सियासत का एक बड़ा मामला है, तो मुझे लगेगा कि पार्टी का अंदरूनी मामला कह के कन्नी मत काटिए। आप मुझे सीधे बताइए कि पशुपति पारस के समर्थन में इतने पोस्टर लगे हों एलजेपी को, जिसके बारे में चिराग गुट दावा कर रहा है कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है, फिर भी वो पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, वो ऐलान कल का करते हैं, हर जगह पोस्टर लगा होता है, जोरदार स्वागत होता है, उन्हें पूरी सुरक्षा भी दी जाती है ताकि वहां कोई हंगामा ना हो। क्या इसके बाद भी लगता है कि पार्टी में इस तरह होता है क्या कि कोई नया उलटफेर हो जाए? देखिए, अगर आप सभी पार्टियों को देखेंगे भाजपा को छोड़ के, तो ये जो जिस प्रकार से परिवार के हिसाब से पार्टियां हो रही हैं, लालू जी इसमें बहुत होशियार थे कि केवल अपने बेटा को ही, अपनी पत्नी को ही बनाया। रामविलास जी बड़े लीडर थे, देश के लीडर थे और उनकी स्वीकारता भी सभी वर्गों में थी। तो कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, या और भी जो लोग हैं, ये सब लोग परिवार की पार्टी है। तो अब जो ये दोनों लोग आपस में जो तू मैं कर रहे थे, तो इस पर तो बहुत सारे शेर भी शायरों ने कहा है कि भाई चचा धोखेबाज और भतीजा काजी। अब दोनों के सर पे क्या होगा ये तो जो उस पार्टी के सदस्य हैं वही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी निखिल मंडल जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए कि क्या चिराग पासवान गुट को अभी भी खुश होना चाहिए या लग रहा है कि बाजी हाथ से निकल गई है? देखिए, ओवरऑल जो सिनेरियो है अभिषेक जी, चाहे वो जिस तरह से एयरपोर्ट के बाद स्वागत किया गया पशुपति पारस जी का, या सड़कों पे जिस तरह से बैनर्स लगे थे, या फिर पशुपति पारस जी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लोजपा के कार्यालय में ही कर रहे थे, और उसके बनिस्बत अगर आप देखेंगे कि चिराग के दर्जन भर ही समर्थक वहां पे नजर आए, और लाजमी है बारिश में चिराग बुझ जाती है, तो उसी के असर देखने को भी मिला कि दर्जन भर ही लोग थे। तो स्थिति अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट दिखता है कि तमाम जो माहौल है वो पशुपति पारस जी की ओर है, और पार्टी के लोजपा पार्टी के अधिकतर समर्थक जो हैं वो पशुपति जी के साथ हैं। और इसका एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि इतना कंफ्यूजन है इस पार्टी में, आप खुद ही देखें कि वहां पे चिराग पासवान दिल्ली में क्या कह रहे हैं और राजू तिवारी जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीट बंटवारे के कारण झगड़ा हुआ, वो कह रहे थे निखिल मंडल जी दंगा कराना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि निखिल मंडल जी का बस चले तो चिराग पासवान के कार्यकर्ता में दंगा कराएंगे। चलिए खैर, कुल मिलाकर अब ये है कि इंतजार करते हैं कल तक शायद कुछ और बढ़िया हमें मसाला मिले और पता चले कि चिराग गुट या पशुपति गुट। फिलहाल माफी चाहूंगा आप सबसे, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता बात विभाग में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।